हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2021 के लिए 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक में जितने भी केमिस्ट्री से यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग एक ही वीडियो में आज कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग जो है घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो ये नई पुस्तक आई हुई है जिसमें कि 66वीं बीपीएससी तक में पूछे गए सभी प्रश्नों को दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, इसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। और साइंस सेक्शन में ऑलरेडी हम लोगों ने फिजिक्स और बायोलॉजी का कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है फिजिक्स और बायोलॉजी वाला वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बायोलॉजी और फिजिक्स को कवर कर लिया है। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, इसमें से कौन सा एक एलिमेंट नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस। गैस जो है यह एक मिश्रण है, ध्यान रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो पूछा गया है 65वीं बीपीएससी 2019 में ये पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है ये कहा जाता है आपको एंटोनी लेवेजियर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेवोजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन का संख्या होता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन 18 दिया गया है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी 18 है। न्यूट्रॉन का यहाँ पर बताया गया है कि संख्या 20 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या 20, तो 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड, यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए Pu, और ऊपर जो लिखा होता है यह एटॉमिक मास लिखा होता है, यानी कि मास नंबर लिखा होता है, और नीचे जो लिखा होता है ये 94, ये एटॉमिक नंबर होता है। कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दिया गया है 242, और फ्रेंड्स यहाँ पर परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, ये दिया गया है आपका 94। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या यानी कि मास नंबर 242 में से हम घटा देंगे एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू जो है वो प्रोटॉन की संख्या होता है, तो ये 94 हो जाएगा। इसको जब आप माइनस कर देंगे तो करेक्ट आंसर 148 आ जाएगा। देख लीजिएगा 148 जो है ऑप्शन बी में गिवन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करेंगे। देखिए, फैराडे स्थिरांक है, ये प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, फैराडे स्थिरांक जो है एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, तो राइट आंसर जो है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक। निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो इसमें से पीएच मान 7 जो है यह शुद्ध पानी का भी है और उदासीन विलयन का भी है। आपको पता है फ्रेंड्स कि पीएच स्केल पर 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीय होते हैं, 7 से जो कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं। जिनका 7 होता है उनको उदासीन विलयन भी कहा जाता है, ठीक है। तो शुद्ध पानी का भी 7 होता है और उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 ही होता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी का पीएच मान, तो पानी का पीएच मान 7 हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि नमक का, जो खाने वाला नमक है हम लोग खाते हैं, उसका भी पीएच मान 7 ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए ये प्रश्न जो है 66वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता जो होगी क्या होगी। ऑप्शन के हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर समझिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले pH 1 मान लेते हैं, ये कितना है 10⁻³ है। फिर pH 2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶। अच्छा, इसमें टोटल चेंजिंग कितना हुआ है,
तो देखिए इसमें कमी आई हुई है। कमी कितनी आई हुई है? तो 10⁻³ की कमी आई हुई है। ठीक है, ये -3 से कितना हो गया? -6 हो गया है। तो कमी कितनी आई है? 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा? ये आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 1/1 2 3 जीरो आ जाएगा, यानी कि यह 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि ब्रोमीन होती है। तो देखिए ब्रोमीन जो है यह गहरा लाल रंग का जो है तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का अगर हम परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इसका 35 होता है। ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये सभी जो होते हैं ये किस ग्रुप के होते हैं? तो हाइड्रोजन ग्रुप के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ब्रोमीन जो है यह कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल द्रव हैलोजन ग्रुप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली कौन सी गैसें हैं? तो इसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघला कर जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, पॉलिटी का हमने एक वीडियो कवर किया हुआ है। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमारा साइंस का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। तो इस पर जो परत चढ़ाई जाती है ये परत होती है जस्ते की, जिंक की। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और आपको पता है कि ये जो जिंक की जो परत चढ़ाई जाती है, पतली परत, इसको क्या कहा जाता है? यसद लेपन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है। तो ये डिटर्जेंट जो है ये सल्फोनेट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सल्फोनेट हो जाएगा। बहुत लोग बताएंगे कार्बोनेट होगा, लेकिन इसका सही आंसर सल्फोनेट होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो इनमें से कौन सा तत्व है? देखिए फ्रेंड्स, पसीने में मुख्य रूप से पानी पाया जाता है, परंतु इसमें खनिज अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन इत्यादि तत्व पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नीला थोथा, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल, यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लू VITRIOL। ठीक है, याद रखेंगे। नीला थोथा जो होता है यह होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सफ़ेद थोथा, ठीक है फ्रेंड्स, सफ़ेद थोथा, तो सफ़ेद थोथा होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, ZnSO4, यहाँ मैं लिख देता हूँ ZnSO4 इंटू 7H2O। यहाँ पर देखिए 5H2 है, यहाँ 7H2 होगा। उसी प्रकार से हरा थोथा अगर कहा जाए आपको ग्रीन विट्रियोल, तो ये होता है FeSO4 इंटू 7H2O। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है वो तो आपको पूछा गया है निम्नलिखित में से, इसमें से पूछा गया। इस प्रकार से अगर पूछा जाता कि सबसे भारी धातु, यहाँ निम्नलिखित न लगा जाता तो ध्यान रखेंगे सबसे भारी धातु जो होता है ये ऑस्मियम होता है। लेकिन आपको इनमें से पूछा गया है तो इनमें से प्लेटिनम जो है सबसे भारी धातु होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और सबसे हल्का धातु जो है यह लिथियम होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। स्टेनलेस स्टील यानी कि SS जो है एक मिश्र धातु होता है। तो यह मिश्र धातु जो होता है फ्रेंड्स यह किससे होता है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें कार्बन के साथ निकेल और क्रोमियम दोनों मिलाया जाता है। देखिए यहाँ लोहे और निकेल है और यहाँ पर क्रोमियम भी दिया गया है। ठीक है, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ई जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यह जो होता है फ्रेंड्स यह जिप्सम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखेंगे, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O।
इसको जो है 373 केल्विन पर, ठीक है, इसको 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं को त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको कि हिंदी में अर्ध हाइड्रेट कहा जाता है, उसको बना लेता है और इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विअबंध यानी कि डबल बॉन्ड कहा जा रहा है, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, उसको कहा जाता है एल्कीन। सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन कहा जाता है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है एल्काइन। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ डबल बॉन्ड पूछा गया है तो ये हो जाएगा आपका एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि सिरके का रासायनिक नाम है। सिरका जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है आपको एसेटिक एसिड, फॉर्मूला आपको पता है CH3COOH, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित रहता है। तो ये एसेटिक एसिड होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सभी सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा। आप यहाँ पर जो है हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट्स भी आप लगा सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है एडू टॉपर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। वहाँ पर जो है डिफरेंट पब्लिकेशंस जो हैं, अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस, उनका प्रैक्टिस सेट वहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कार बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है। तो ये अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद देखिएगा सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी है। तो देखिए सोडा वाटर की बोतल खोलने पर जो निकलने वाली गैस होती है ये गैस होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतक्षेपित की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि खनिज यानी कि मिनरल क्या है। देखिए मिनरल जो है यह एक अकार्बनिक ठोस है। क्या है? अकार्बनिक ठोस है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में है, वहाँ पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था। तो अमेरिका ने जो बम गिराया था नागासाकी पर, ये गिराया था 9 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। और फ्रेंड्स इसमें जो है प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। किसमें? प्लूटोनियम का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लूटोनियम, और इसको फैटमैन नामक जो है बम कहा जाता है। उसके बाद एक और बम गिरता है, वो गिरता है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये गिरता है 6 अगस्त के दिन, 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा पर गिरता है, और इसका जो नाम है लिटिल बॉय है। और ये जो रहता है विस्फोटक, इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का इसमें प्रयोग किया गया रहता है। ध्यान रखिएगा, देखिए एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो एक ही प्रकार के जो परमाणु हैं ये मिलते हैं प्राकृतिक तत्व में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपका बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। काफ़ी मेहनत लगता है फ्रेंड्स। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है मेरा बार बार कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जब सेशन समाप्त होता है तो आप इसे किसी भी ग्रुप में, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जिनके पास 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो अपने जो यूट्यूब होता है वहाँ पर आप कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको आप फ्रेंड्स शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर फटाफट अभी तुरंत आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी? तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। इसको कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड। ध्यान रखेंगे पोटेशियम आयोडाइड रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खाने का नमक NaCl जो है किससे बनता है। तो खाने का नमक जो होता है फ्रेंड्स, यह एक प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार होता है। ध्यान रखेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार होता है, पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो है यह क्या है, तो यह कार्बन है। संसार के सभी जीव जो हैं ये सभी कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, एब्सेंस होता है, तो ये केरोसिन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो सिगरेट लाइटर में जो है प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन का। ब्यूटेन जो है एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और इसका जो है आणविक फार्मूला क्या होता है, आणविक सूत्र जो होता है ये C4H10 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो टेफ्लॉन जो है यह बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए इसका उपयोग जो किया जाता है बर्तन पर किया जाता है, बर्तनों पर न चिपकने वाली जो नॉन स्टिकी सतह है उसी रूप में टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो बेकेलाइट जो है यह किसके संघनन से बनता है। तो फ्रेंड्स ये बनता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का। तो राइट आंसर इसका फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ट्राईग्लिसराइड क्या है। ट्राईग्लिसराइड क्या है। तो देखिए ट्राईग्लिसराइड जो है यह क्या है, तो यह एक वसा है, ध्यान रखेंगे एक वसा है ट्राईग्लिसराइड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पुलिस द्वारा नशे में, देखिए पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। देखिए ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है 66वीं बीपीएससी में। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए घरेलू ईंधन के रूप में जो एलपीजी उपयोग किया जाता है उसमें क्या होता है, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, तो यहाँ पर प्रोपेन भी है और ब्यूटेन भी दिया गया है। तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स उसमें जो है मरकप्टन मिलाया जाता है, एक गंधयुक्त पदार्थ मरकप्टन मिला दिया जाता है ताकि रिसाव होने पर आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों का जो मुख्य घटक है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और ओजोन है। तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है ये रिपीट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया है। देखिए 2019 में पूछा गया है और ये जो पूछा गया प्रश्न 2018 में पूछा गया है, सेम प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन जो है यह ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण के द्वारा, पाइसीकरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर मिलान करना है, एक तरफ पदार्थ दिया गया दूसरे तरफ उनके उपयोग दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको ऑप्शंस भी दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ये जो हो जाएगा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जो होता है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका कृत्रिम मधुरक। फ्रेयॉन जो हो जाएगा, फ्रेयॉन हो जाएगा प्रशीतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नियोप्रीन जो है यह एक संश्लेषित रबर के रूप में। बेनाड्रिल जो है यह प्रतिहिस्टेमिन के रूप में, प्रतिहिस्टेमिन के रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर 3 4 1 2 हो जाएगा, 3 4 1 2। तो देखिए 3 4 1 2 कहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक जो मात्रा होती है यह होती है H2SO4 की, ठीक है, H2SO4 की मात्रा होती है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा जो है यह किस कारण से होती है। तो अम्ल वर्षा मुख्य रूप से सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है।
और इन प्रदूषकों का उत्सर्जन जो है कारखानों से भी होता है, पेट्रोल से भी होता है, ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक से अधिक इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ई इस समय अवेलेबल है आपके पास, आप ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ जो है ड्राई आइस, यह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए कि शुष्क बर्फ क्या है। देखिए लगातार प्रश्न पूछा गया, पहले ये प्रश्न बार बार पूछा जाता था, तो ये राइट आंसर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, चूने का पानी जो है यह दूधिया हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से, ठीक है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो ये विद्युत अपघट्य जो है यह होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है, तो देखिए इसमें से कार्बन किसमें नहीं है, तो कार्बन तो सभी में है, सभी कार्बन के अपरूप हैं, हीरा में भी है, ग्रेफाइट में भी है और कोयला में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे सख्त जो है, सबसे हार्ड कौन सा है, तो इसमें सबसे हार्ड जो होता है यह हीरा होता है, ठीक है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है, तो यह पदार्थ जो है यह पदार्थ है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु जो है यह मिश्रण है पारद युक्त मिश्र धातु की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो मुख्यतः खाना बनाने में प्रयोग जो किया जाता है मीथेन गैस का, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मीथेन, ठीक है फ्रेंड्स, तो मीथेन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है। सामान्य ताप पर द्रव जो होता है ये इसमें से कौन सा होता है, तो ये पारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और पुनः ठंडा होने पर यह प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो देखिए ये जो धुआं होता है यह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका अमोनिया, और देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। उसके बाद देखिए नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू जो खट्टा होता है कारण है इसका उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा आप बताइएगा फ्रेंड्स कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, वाहनों से जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी है, तो वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मोनोऑक्साइड भी दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी यहाँ पर दिया गया है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यहाँ सिर्फ स्टील पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर स्टेनलेस स्टील नहीं सिर्फ स्टील पूछा गया है। और स्टील में कठोरता को बढ़ाने के लिए उसमें जो है कार्बन की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, तो रेडियम जो प्राप्त किया गया था यह प्राप्त किया गया था पिच ब्लेंड से। किससे प्राप्त किया गया था, पिच ब्लेंड से प्राप्त किया गया था। तो राइट आंसर जो है इसका पिच ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो ये क्यों जल जाती है, तो देखिए ये जल जाती है क्लोरीन के कारण से, ठीक है फ्रेंड्स, क्लोरीन के कारण से जल जाती है, क्योंकि तालाब में जल शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरीन के कारण से। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम हाइड्रोजन को जलाते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा,
तो क्या बनेगा, कोई भी चीज़ कब जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2H2O। बिल्कुल बैलेंस है, यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो देख लीजिए यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ये जल बन जाएगा, तो जल मतलब पानी, ऑप्शन नंबर डी वाटर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोने को घोला जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सोने को जो है इसको घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में। एक्वा रेजिया जो होता है यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसमें अगर बात करें कि आयतन की दृष्टि से इसका अनुपात कितना होता है एक्वा रेजिया में, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 और HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका जो रेशियो होता है ये 1:3 का होता है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ से आपको ना ही सांद्र नाइट्रिक अम्ल दिया गया है और एक्वा रेजिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया गया और ना ही एक्वा रेजिया दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से देखिए, इसमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 67। थोड़ा सा कलर देखते हैं, चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज हो गया। हाँ देखिए, हाँ चलिए अब 67 नंबर प्रश्न देख लेंगे कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। बताइए, तो देखिए यह जो अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ठीक है, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से यह अभिक्रिया करता है और जिससे कारण क्या होता है, बोतल में विस्फोट हो जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की, ठीक है, हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जो है जम जाती है, वह धातु कौन सी होती है, तो वह धातु है तांबा। ठीक है, वह धातु है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है फ्रेंड्स, एक क्या है, तो यह है आपका एस्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आप बताइएगा कि डायनामाइट की खोज किसने किया था। ठीक है, डायनामाइट की खोज किसने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लोहा जो है यह हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के द्वारा, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये लौह अयस्क हैं। तो यहाँ पर देखिए हेमेटाइट दिया गया है। देखिए विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए विरंजक चूर्ण यानी कि विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2। ध्यान रखेंगे, इसमें से जो कथन गलत जो दिया गया असत्य जो है ये कथन ए है, जल में अधिक विलय होता है, ये जो कथन है ये आपका जो है असत्य दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा कि जस्ते के एक आयतन, यानी कि जस्ते के एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा, ठीक है, यहाँ घनत्व भी दिया गया है, जस्ते का घनत्व और यहाँ पर देखिए तांबे का घनत्व से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पीतल का जो घनत्व हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि एक आयतन भाग जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा जस्ते का और 2 आयतन भाग हो जाएगा तांबे का। तो एक भाग जस्ता है यानी कि एक भाग Zn है और 2 भाग जो है ये तांबा है, यानी कि तांबा का Cu हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है इसमें से ऑलरेडी इसका घनत्व दिया था आपको, घनत्व दिया है कितना, तो ये 7100 हो जाएगा प्लस 2 गुना, यहाँ देखिए इसका तांबा का कितना दिया गया 8900, 2 गुना 8900। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एक भाग तांबा निकालना है, क्योंकि ये तो 3 भाग हो गया ना, 2 1 3। अब आपसे एक भाग पूछा गया है तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जितना आएगा उसमें से 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यह हो जाएगा आपका 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, तो बताइए इसमें से जो है क्या है, तो बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है यह एक मिश्र धातु है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील में जो है
उसमें अगर हम संगठन तत्व की बात करते हैं तो आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, कार्बन है। ठीक है, इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि इसमें अल्प मात्रा में निकेल मिलाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोहा निकेल भी यहाँ पर देखिए गिवन है, उसके बाद क्रोमियम भी गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 हो जाएगा ऑप्शन, तो 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो फ्रेंड्स ये जो मिश्र धातु है यह किसका मिश्र धातु है? तो लोहे और क्रोमियम का। यहाँ देखिए लोहे और क्रोमियम दिया गया है, लोहे और निकेल भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो इसमें से ऋणात्मक आवेश जो होता है यह बीटा किरण में होता है, बीटा किरण में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीटा किरण में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? ठीक है, धातु तत्व। तो धातु तत्व क्या होता है? यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये तो आपका ऑक्टेट फिल हो गया है, पूरा फुल हो गया है, तो ये तो निष्क्रिय गैस हो गया, अक्रिय गैस हो गया। यहाँ पर भी देखिए फुल है, तो ये देखिए 2 8 10 हो गया। यहाँ देखिए 8 2 10 18 हो गया। यहाँ देखिए 2 8 10 और 7 17 हो गया। तो 17 में है कौन से आते हैं? 17 में आपका 17 किसका होता है? क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन तो धातु है नहीं। उसके बाद देखिए 2 8 10 18 2 20 20 है, 20 कैल्शियम का होता है। कैल्शियम एक धातु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्लियर? यहाँ देख लीजिए 8 2 10 ये किसका हो जाएगा? ये अक्रिय गैस है और ये गैस है नियॉन। ये आपका 8 2 18 हो जाएगा, 18 जो है अक्रिय गैस हो जाएगा और ये आर्गन गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स, आबंध क्रम यानी कि बॉन्ड ऑर्डर, यह एक संख्या होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना जो मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। और इसमें से CO समूह का जो आबंध क्रम है, बॉन्ड ऑर्डर है, वो 3 होता है। देखिए जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या बराबर मैंने बताया था आपको कि प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? बताइए इसमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका अष्टफलकीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक में कौन सा सूत्र होगा? जब हाइड्रोजन के साथ हम इसकी यौगिक बनाएंगे ना तो X और S तो होगा ही, और ये जो 4 है ना ये हाइड्रोजन पर आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ 3 दिया रहता तो ये हाइड्रोजन पर H3 हो जाता। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे XH4 हो जाएगा। XH4 देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 याद रखेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पर मैं बना करके आपको कोशिश करता हूँ समझाने का। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो ये 6 यहाँ देखिए हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप डिनोट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखिए जहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 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 है, यहाँ है, सभी सिंगल बॉन्ड पर जो है क्या है? सिग्मा है। ठीक है, तो सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा को ऐसे डिनोट करते हैं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4, यहाँ से शुरू किया ना, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखिए यहाँ एक हो जाएगा आपका 7, एक यहाँ है 8, उसके बाद एक यहाँ हो जाएगा आपका 9। उसके बाद जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड है, तो एक 10 हो जाएगा, एक 11 हो जाएगा और एक यहाँ 12। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 12। जहाँ डबल बॉन्ड है ना वहाँ एक एक पाई बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड 2 जगह 3 जगह है, 1 जगह 2 जगह और 3 जगह, तो यहाँ एक एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितना हो गया? 3 पाई बॉन्ड हो गया। यहाँ एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, तो 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए भारी पानी वह पानी होता है, बताइए, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, भारी पानी का फॉर्मूला आपको पता होता है D2O होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या के असमान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या में क्या होता है, असमान होते हैं, यानी कि बराबर नहीं होते हैं, परंतु नाभिक पर समान वैद्युत आवेश, समान प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, समान होती हैं, उन्हें समस्थानिक यानी कि आइसोटोप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या जब भिन्न है तो सीधी सी बात है न्यूट्रॉन की संख्या भी भिन्न ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दूध उदाहरण है, तो देखिए इसमें से दूध जो है एक इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, और इमल्सन जो है एक कोलाइड होता है, तो दूध एक कोलाइड है लेकिन इमल्सन दिया गया है यहाँ पर, तो इमल्सन भी है एक कोलाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अल्कोहलिक यानी कि फर्मेंटेशन का आखिरी प्रोडक्ट क्या है, तो फर्मेंटेशन का इथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो ये एंजाइम जो है, यह एंजाइम कौन सा है, तो यह एंजाइम जो है इसको जाइमेज कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको कहा जाता है जाइमेज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जाइमेज कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। अभी हम लोगों ने फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा था, तो देखिए इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरिया में उपस्थित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है H2N, उसके बाद CONH2। अब इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन होता है कितना, 4, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 1 है। अलग अलग तरीके से इस फॉर्मूले को लिखा जाता है, तो इसमें आप काउंट कर लेंगे कि हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, कार्बन कितना, ऑक्सीजन कितना है। तो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है ऑप्शन नंबर डी। अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स डिटर्जेंट जो होता है यह शोधन अभिकर्ता है। क्या है, शोधन अभिकर्ता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है वनस्पति तेल का। ठीक है, वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनस्पति तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पीतल में कौन सी धातुएं हैं, तो पीतल जो होता है इसमें कॉपर है और जस्ता है, कॉपर और जिंक है, तांबा और जस्ता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो है बेसिक और एसिटिक होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो ये अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो हैं यह उत्सर्जित करते हैं। उसके बाद देखिएगा हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह गैस कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है 78%, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु क्या है, तो वायु एक विसरण होता है, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है, तो ये रसायन जो होता है यह रसायन है एलिथ्रिन। एलिथ्रिन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जल की अस्थायी कठोरता को कारण क्या है, तो ये अस्थायी कठोरता जो है यह कारण है इसका कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए हास्य गैस इसमें से क्या है, तो ये है फ्रेंड्स नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड डी में दिया गया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, तो अभी मैंने बताया आपको नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए प्रश्न कर रहा है यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, तो देखिए त्वचा कैंसर जो होता है ये होता है पराबैंगनी, तो पराबैंगनी हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल हो जाएगा। वैश्विक तापन जो है यह हो जाएगा आपका वैश्विक तापन किससे,
तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, और ओजोन क्षेत्र जो है ये CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी इसे ज़रूर कर देंगे।